स्वागत सभी का पुनः जय हिंद के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो आज का जैसा कि आप सभी जानते हैं जेएनयू को लेकर है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जहां आए हैं पीएचडी के प्रोस्पेक्टर्स के साथ साथ बहुत सी जानकारियां यूजी पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज की किस किस सीटों की मैंने जो बात की थी वो आपने देखा। पीएचडी की मैंने सीटों की बात की वो भी वीडियो आपने देखा, आपने पसंद किया, बहुत अच्छी लगा मुझको। और आज आपसे बात करेंगे वीडियो में तीसरे पार्ट की और इसके बाद दो पार्ट और बनेंगे वीडियो के। जी हाँ, इसके बाद दो पार्ट और बनेंगे वीडियो का, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 जब आएगी सूचना प्रोस्पेक्टर में सारी, और तब उसकी बात करेंगे। आज आपसे क्या बात होने वाली है? आज आपसे बात होने वाली है कि SC ST और PWD के बच्चों पे आरक्षण का कौन सा ऑर्डिनेंस लागू होगा यदि वो अप्लाई करते हैं जेएनयू में इस सेशन के लिए। दूसरी चीज, एग्जाम का माध्यम क्या रहेगा? कंप्यूटर पे पेपर होगा, रिटर्न में पेपर होगा, MCQ पेपर होगा OMR शीट पे, उसकी बातचीत करेंगे, ठीक है। और यदि आप पीएचडी में करते हैं आवेदन तो कौन सी 3 चीजें आपके पास होना बेहद जरूरी है, और यदि ये तीनों में से एक चीज भी नहीं हुई आपके पास तो हो सकता है आप फॉर्म तो अप्लाई कर दें लेकिन आपका फॉर्म एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद भी मेरिट में ना आ पाए। जी हाँ, एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद, और चाहे आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी में ही क्यों ना आते हो, लेकिन यदि ये 3 चीजें नहीं होंगी आपके पास तो आप मेरिट की लिस्ट में नहीं आ पाएंगे और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा। कौन सी 3 बातें हैं उसकी भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे उस चीज की भी कि एरिया ऑफ रिसर्च। जी हाँ, जेएनयू ने इस बार एरिया ऑफ रिसर्च को फिक्स कर दिया है। जी हाँ, एरिया ऑफ रिसर्च को फिक्स कर दिया है। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, और कैसे आप अपने अपने सब्जेक्ट के एरिया ऑफ रिसर्च को जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, उसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त होगी उसके विषय में भी आपसे बातचीत करूंगा। और साथ ही साथ में सिलेक्शन के प्रोसेस को भी आपको बताऊंगा मैं, और इंटरव्यू में कितनी सीट पर कितने बच्चों को बुलाया जाएगा इस बार उसकी भी बात करूंगा। एंट्रेंस की नहीं, इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, कितनी सीटों पर, उसकी बात करूंगा। और ये सभी जानकारी जेएनयू की वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टर इन जगह पे प्राप्त मैंने की है, आप भी कर सकते हैं यदि आप डीपली चीजों को पढ़ेंगे और किसी की वीडियो यदि मिलती है तो उसको यदि डीपली सुनेंगे तब आप इन सब सवालों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज हम किस पे बात करें उसको छोड़ देते हैं, आपको लेके चलते हैं प्रोस्पेक्टर पेज नंबर 5 और 6। सबसे महत्वपूर्ण प्रोस्पेक्टर में दिए गए ये 2 पेज हैं आपके लिए, याद रखिएगा, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 को छोड़ देते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। 6 पे चलते हैं। सबसे पहली चीज CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर के माध्यम से आपकी होंगी प्रवेश परीक्षाएं, पहली चीज। और ये प्रवेश परीक्षाएं डिप्लोमा कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज खासकर यूजी के, और पीजी कोर्सेज और पीएचडी कोर्सेज में अप्लाई होंगी। यानी कि रिटर्न परीक्षा नहीं होगी, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा जब उसकी डेट और शेड्यूल आ जाएगा। इस बात को कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। किसी और यूट्यूबर ने आपको बताया है अभी तक तो बहुत धन्यवाद, और नहीं बताया है तो इस सूचना को शेयर कर दीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अप्लाई करते वक्त पीएचडी में खासकर यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% और मास्टर्स में 50% अंक नहीं है तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात को भी कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। स्पष्ट क्लियर कट प्रोस्पेक्टर में मेंशन कर दिया गया है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है। और इसके अलावा यदि मास्टर्स में अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 50% के लिए एलिजिबल हैं, और यदि SC ST और PWD और OBC में नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 50%, अदर्स के लिए 55% होना जरूरी है मास्टर्स के अंतर्गत। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वे कैंडिडेट जो एमफिल कर चुके हैं या एमफिल कर रहे हैं उनके लिए पीएचडी में क्या बेनिफिट होगा उसको भी सुन लीजिए। यदि आप एमफिल कर रहे हैं तो भी, और या फिर एमफिल कर चुके हैं तो भी, तो 2 चीजें यदि आपके पास है एमफिल के दौरान तभी आपको एमफिल का लाभ मिलेगा। नहीं तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ये 2 चीजें नहीं होंगी जो मैं अब बताने वाला हूं, यदि ये 2 चीजें नहीं हैं आपके पास तो एमफिल मत लगाइएगा, एमए के बेस पर अप्लाई कीजिएगा। कौन सी 2 चीजें? 2 नहीं 3 चीजें
जो मैंने पहले भी बताया था कि कौन सी 3 चीज़ें ज़रूरी है पीएचडी के अप्लाई करने के लिए, उसको सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़, आप चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी से एमफिल करे हों या सेंट्रल से या जेएनयू से ही क्यों ना करे हों, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से या किसी डिग्री कॉलेज से ही एमफिल क्यों ना किया हो, यदि आपके 55% अंक नहीं है और आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में क्रीमी लेयर के छात्र छात्राएं हैं या हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं एमफिल के बेस पर पीएचडी। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए, रिपीट नहीं करूंगा, ये आपने नहीं सुना है तो स्पष्ट करके सुन लीजिएगा। दूसरी चीज, यदि आप एमफिल के बेस पर पीएचडी लेना चाहते हैं, और हाँ, जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको एग्जामिनेटेड नहीं किया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। यानी कि एमफिल कैंडिडेट ये ना समझें कि उनको एंट्रेंस से छूट मिल जाएगी, एग्जामिनेटेड कैटेगरी में एमफिल को नहीं रखा गया है। हाँ, एमफिल के बच्चों को जो 5% या 7% का एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है हर यूनिवर्सिटी में, वह वेटेज जेएनयू के अंदर भी मिलेगा, इस बात की गारंटी प्रोस्पेक्टस में क्लियर कट कर दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि एमफिल किया है आपने तो एक चीज होना और जरूरी है, तभी आपको एमफिल के बेनिफिट मिल पाएगा। क्या चीज है उसके बारे में आगे बताऊंगा, क्योंकि इसी बेस पर आपको पीएचडी का फॉर्म रिजेक्शन या सिलेक्शन तय होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आगे बताऊंगा। और किसी भी स्ट्रीम के एमफिल हो, लैंग्वेज हो, ह्यूमैनिटी हो, प्रोग्राम हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर आईटी सेक्टर की क्या बात है उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, और सूचना कहती है एंट्रेंस को लेकर भी सुन लीजिए। 50% का सब्जेक्ट और 50% की रिसर्च मैथोलॉजी आपसे पूछेगा। रिसर्च मैथोलॉजी प्लस क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो प्रारंभिक 50 क्वेश्चन होंगे ना, हिंदी को छोड़कर, यानी कि जो लैंग्वेज है उनको छोड़कर, हिंदी को छोड़कर, संस्कृत को छोड़कर, इनको पेपर में जो क्वेश्चन है 50 वो उसी की भाषा में आएंगे, याद रखिएगा। लेकिन अदर्स पेपर के क्वेश्चन इंग्लिश भाषा में आएंगे, इस बात का भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, एग्जामिनेटेड की बात कर लेते हैं। किस किस कैटेगरी को, किस किस एग्जाम क्वालिफाई बच्चों को पीएचडी के एंट्रेंस से एग्जामिनेटेड रखा गया है, उसको भी सुन लीजिए। ठीक है, जिसका नाम लूंगा वो एग्जामिनेटेड है और जिसका नाम नहीं लूंगा समझ लीजिएगा उनको एंट्रेंस देना होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझेंगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखेंगे ना तो शायद कमेंट भी ना करना पड़े और अप्लाई करते वक्त और इंटरव्यू देने तक कोई समस्या नहीं आएगी आपको। आपकी बुद्धि, आपका समय और आपकी समझ तय करेगी कि आपको वीडियो कितना देखना है और कितने मिनट तक देखना है। ठीक है, क्योंकि चीजें यदि एक से ऊपर नीचे हो गई ना पॉइंट्स, तो मुझे दिक्कत होगी। यदि आप गेट क्वालिफाई हैं, गेट GATE, यदि आप गेट क्वालिफाई एग्जाम पास हैं, जो खासकर इंजीनियरिंग के या लिंग्विस्टिक के बच्चे होते हैं, या लिंग्विस्टिक साइंस के या लिंग्विस्टिक फोनेटिक, उनके लिए गेट होता है। ठीक है ना, क्वालिफाई हैं और यदि आपके 80% मार्क्स उसमें आई हैं, उससे ज्यादा हैं, तभी आप गेट के बेस पे एग्जामिनेटेड कैटेगरी में आएंगे और आपको छूट मिलेगी। एक चीज और बता देता हूं कि जो ये फॉर्म आएगा ना, अभी कोई फॉर्म तो भी आया नहीं, जो फॉर्म आएगा उसमें जेआरएफ वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, और किस बात का ध्यान रखना है जेआरएफ कैंडिडेट को, उसकी बात मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि जेआरएफ वाले यदि उस बात को फॉलो नहीं करेंगे तो उनका इंटरव्यू के लिए नाम नहीं आएगा, शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे यदि जेआरएफ के बच्चे उस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में विशेष रूप से। एंट्रेंस तो आपको देना है नहीं देना वो मैं आपको अब बता देता हूं। ठीक है, एग्जामिनेटेड वाले बच्चे सुन लीजिए कि कौन कौन एग्जाम क्वालिफाई करने वाले बच्चों को एग्जामिनेटेड किया गया है। एग्जामिनेटेड का मतलब होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट हुई पीएचडी के लिए। एमए, एमएससी, एमकॉम की बात नहीं कर रहा हूं, पीएचडी एग्जामिनेटेड की बात कर रहा हूं, जिनको प्रवेश परीक्षा से स्पष्ट छूट दी गई। कौन कौन से बच्चे हैं? जो बच्चे ICMR स्कॉलर हैं या वो एग्जाम पास किए हुए, पहली चीज ICMR, दूसरा ICAR, तीसरा आयुष मंत्रालय का जो एग्जाम होता है वह, DBT एग्जामिनेशन, और उसके अलावा CSIR हो या UGC नेट का जेआरएफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो। फिर से सुन लीजिए, ICMR, ICAR, आयुष, DBT एग्जामिनेशन, UGC और CSIR का जेआरएफ जिन बच्चों के पास है उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है। ये सभी एग्जामिनेटेड हैं और जिसका नाम मैंने नहीं लिया है उनको एग्जामिनेटेड नहीं किया गया है और उन सभी को परीक्षाएं देनी होगी। ठीक है, एक बात मैंने कही थी जेआरएफ कैंडिडेट के लिए, देखिए
जेएनयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा या जो लास्ट ईयर आया था उसके अंदर भी ये प्रोविजन था और इस बार भी होगा 100%। इसको भी लिख लीजिए, मेंशन किया हुआ है सिनॉप्सिस के प्रोस्पेक्टर के अंदर, ठीक है। ये कहा गया है कि जो फॉर्म आएगा उसको जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वे अप्लाई करें, पहली चीज। जो बच्चे एग्जामिनेटेड कैटेगरी में आते हैं उनको भी फॉर्म अप्लाई करना है, दूसरी चीज। लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उनको सीधा इंटरव्यू के लिए लिस्ट आएगी, उनके पास मेल या मैसेज आएगा या फिर जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलेगी उसके ऊपर आपके इंटरव्यू की सूचना आपको मिल जाएगी, दूसरी चीज। लेकिन जो बच्चे तीसरी कैटेगरी यानी कि जेआरएफ होल्डर हैं, 30 सेकंड बोलूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा और 30 बच्चों तक इस बात को पहुंचा दीजिएगा और वो 30 बच्चे अगले 30 बच्चों को ये बात पहुंचा दीजिएगा कि यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे आप एमए पास कर चुके हो या एमएससी के फाइनल ईयर में हो या एमकॉम चल रहा हो, यदि 4th सेम के बच्चे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जेआरएफ कैंडिडेट बच्चे अलग से अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई होंगे ना अपने अपने सब्जेक्ट में और जेएनयू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी में, उनके लिए अलग से फॉर्म निकलता है अंडर जेआरएफ कैटेगरी का, और वह फॉर्म इस फॉर्म के बाद निकलता है। इस फॉर्म के अंदर भी ऑप्शन रहेगा कि आप एंट्रेंस देना चाहते हैं या एग्जामिनेटेड कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, उस फॉर्म को भी भर सकते हैं अंडर जेआरएफ कैटेगरी वाला। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की लिस्ट में आना है, इस झमेले में नहीं पड़ना है कि कैटेगरी में बांटा जाएगा, तो आप अंडर जेआरएफ कैटेगरी का फॉर्म भरिएगा। जो ये फॉर्म आएगा 24 या 28 जून तक आ जाएगा फॉर्म, ऐसी सूचना है, उसकी डेट खत्म होने दीजिएगा, उसके बाद फॉर्म निकलेगा। क्योंकि जो फॉर्म भरेंगे बच्चे अभी उनको तो एंट्रेंस देना है, उनका शेड्यूल आएगा, लेकिन जेआरएफ वालों को तो एग्जाम देना नहीं है, तो उनका इंटरव्यू जिनका अंडर जेआरएफ है और जो एंट्रेंस देकर क्वालिफाई होंगे उन सभी का इंटरव्यू सेम शेड्यूल पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उनका इंटरव्यू हो जाएगा, उनका रिजल्ट आ जाएगा, फिर जिनका जेआरएफ है उनका इंटरव्यू होगा, उनका रिजल्ट आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और यदि कोई ऐसा बताता है तो उस पर संदेह कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टर और वेबसाइट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जेआरएफ वालों का बाद में इंटरव्यू होगा और रिटर्न क्वालिफाई करके जो जाएंगे उनका पहले होगा, ऐसा कहीं नहीं है। इंटरव्यू दोनों का सेम टाइम सेम शेड्यूल पर होगा। सीटें अलग अलग हैं, क्योंकि सीटें अलग अलग कितनी हैं उसके लिए वीडियो का सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जेआरएफ वाले बच्चे अलग से फॉर्म भी भरिएगा और इस फॉर्म को भी भरिएगा। अब बात करते हैं कोर्स की। एक बच्चा कितने कोर्स में अप्लाई कर सकता है और नहीं कर सकता है उसकी बात सुन लीजिए, ठीक है। ये बात अलीगढ़ पर भी लागू है और दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी लागू है, बीएचयू में भी लागू है और जेएनयू में भी लागू है। लागू सब जगह है। अप्लाई करते वक्त प्रोस्पेक्टर हम पढ़ते नहीं हैं, वेबसाइट को देखते नहीं हैं, हेल्पलाइन नंबर का यूज करना तो हमें आता ही नहीं है, या हम लोग मूर्ख हैं या सामने वाले को मूर्ख समझते हैं। लेकिन जब नुकसान होता है ना अपना, तब पता लगता है कि मूर्ख कौन था, आप या सामने वाला। मुझे नहीं पता कौन मूर्ख है, मैं बोलने वाला या आप सुनने वाले। बात यह है, आप अप्लाई कर रहे हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में, या अप्लाई कर रहे हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, या अप्लाई कर रहे हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, या अप्लाई कर रहे हैं लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर में या सोशल साइंस में। आप एक फैकल्टी में एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ याद रखिएगा उसके लिए आपको अलग अलग फीस जमा करनी होगी और अलग अलग फॉर्म भी भरना होगा, ठीक है। ये बात तो जेएनयू कहता है और आप भी इसको शायद करेंगे ही, मना करने पर भी। इसका नुकसान दो होंगे आपको। मान लीजिए आपने फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में मिडिवल हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर दिया और सोशलॉजी के अप्लाई कर दिया मान लीजिए, ठीक है। और या फिर आप मान लीजिए कि आपने सोशल साइंस में ही आपने आपने पॉलिटिकल साइंस भी अप्लाई कर दिया। वैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस और आईआर दोनों का सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने 3 अलग अलग सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया और ये 3 सब्जेक्ट 2 फैकल्टी के हैं, ठीक है। फॉर्म तो लीगल, लेकिन यदि इंटरव्यू आपके एक ही दिन हो गए तीनों सब्जेक्ट के, तब क्या करेंगे बताइए। क्योंकि इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है जेएनयू का कि आप पहले गए, आपका इंटरव्यू हो जाए आपके कहने पर, ऐसा नहीं होता है। आपका स्लॉट जिस नंबर पर है उसी पर होगा इंटरव्यू, ना उससे एक स्लॉट पहले ना एक स्लॉट बाद में। इस बात को ध्यान से लिख लीजिए और समझ लीजिए। और यदि आप अपने स्लॉट पर प्रेजेंट नहीं रहे तो
मौका यानी कि दोबारा से मौका नहीं मिलेगा आपको इंटरव्यू देने का। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंटरव्यू के वक्त मुझे सूचना नहीं मिली, या मैं पानी पीने चला गया, पेशाब करने चला गया, मैं सोता रह गया, मैं भूल गया। ये एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। जो स्लॉट है आपका उसी पर इंटरव्यू होगा। और जो बच्चे एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे अपने रिस्क पर करिएगा। सभी के लिए अलग अलग सेपरेट फॉर्म भरना है, सेपरेट फीस होगी। और यदि एंट्रेंस आपका होता है तो वह भी सेपरेट होगा। लेकिन यदि एंट्रेंस आपका एक दिन में 2 पेपर या एक दिन में 3 पेपर पड़ गए सब्जेक्ट के, तब कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि सेंटर तो दूर दूर होते हैं। चाहे आप दिल्ली में सेंटर डालें या एनसीआर में डालें, जैसे दिल्ली में तो कम होते हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग कैसे करेंगे, वो भी इस लॉकडाउन और कोविड के दौर में, ठीक है। तो एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैनेज फॉर्म भरने वाले को करना है। आप अगर जेएनयू को मेल करोगे, परीक्षा विभाग को या कंट्रोलर को फोन करके परेशान करोगे कि सर एक दिन में हमारे 2 एग्जाम पड़ गए, हम कैसे दें, तब एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा आपका। क्योंकि आपने एक हाथ में रसगुल्ला और एक हाथ में आपने सूखा रसगुल्ला रखा हुआ है। आपका मन है दोनों चखने का। जब दोनों चखेंगे तो पेट में जाएगा तो कब्ज, एसिडिटी के साथ एक तीसरी चीज का भी निर्माण करेगा जो आपके लिए घातक हो सकती है। इसीलिए एक नाव में सवार रहिए और उसी से अपना सारा रास्ता तय कीजिए। बशर्ते एक नाव से आधा रास्ता, दूसरी नाव से आधा रास्ता। इससे अच्छा है कि एक ही नाव से पूरा सफर तय कर जाइए और उसी 2 नाव की ताकत को एक नाव में लगा दीजिए अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी में। ये थी जेएनयू में पीएचडी के फॉर्म अप्लाई करने की सारी जानकारी। कौन कौन सी जरूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब वे 3 चीजें कौन सी हैं जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि यदि ये 3 चीजें नहीं है अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। उसमें से एक चीज मैं आपको बता चुका हूं, फिर से रिपीट करता हूं। पहली चीज, यदि एमफिल के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपके 55% नंबर होने चाहिए, चाहे आप कैटेगरी के हों या विदाउट कैटेगरी के हों, ठीक है। चाहे पीएच हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 55% अंक यदि नहीं है तो एमफिल बेस पे पीएचडी मत भरिएगा, एमए बेस पे भरिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपने एमफिल किया है और एमफिल का कोर्स वर्क यदि किया है और उस कोर्स वर्क में यदि आपने रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ा है, यानी कि शोध प्रविधि पढ़ी है आपने, तभी आपकी वह एमफिल कंसीडर की जाएगी। नहीं समझे होंगे, आम भाषा में सरल शब्दों में सुनिए। आप आम आदमी है ना, आम भाषा में, आम चूसने वाला नहीं कि काटने वाला। आम चूस के खाते हैं कि काट के चूसते हैं, अभी नहीं पता। यह भाषा है और ये बात है कि यदि आपने शोध प्रविधि, रिसर्च मेथोलॉजी के पेपर को कोर्स वर्क के दौरान अपनी एमफिल में पढ़ा है, तभी आप एमफिल के बेस पर पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज, यदि एमफिल सबमिट हो गई है तो भी एमफिल का बेनिफिट मिलेगा, एमफिल का वाइवा नहीं हुआ है तब भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यदि आपने रिसर्च मेथोलॉजी नहीं पढ़ी है 1 साल तक, तो आपको एमफिल बेस पे कंसीडर नहीं किया जाएगा पीएचडी जेएनयू में किसी भी फैकल्टी के किसी भी सब्जेक्ट में। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। सुना तो आपने होगा, समझे नहीं समझे ये आपका रिएक्शन बताएगा। और तीसरी चीज जो होना बेहद जरूरी है, यदि एमफिल के बेस पर भरते हैं पीएचडी, एक पब्लिकेशन होना चाहिए आपके पास। क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट में अगर आप एमए कर पीएचडी कर रहे हैं एक अलग तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन यदि आप एमफिल करके पीएचडी करना चाहें तो आपसे ये उम्मीद की जाती है इंटरव्यूकर्ता के द्वारा कि आपको मैथोलॉजी की समझ होगी, पब्लिकेशन की समझ होगी, रिसर्च की समझ होगी, आपको डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा क्लासिफिकेशन की समझ होगी, आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे। इसकी उम्मीद करी जाती है एमफिल के बच्चे से, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला रिसर्च मैथोलॉजी होना जरूरी है। तीसरी चीज, एमफिल के दौरान यदि आपने अपना कोई पेपर पब्लिश नहीं करवाया है, धक्का लगा, सुन लीजिए, ये मेंशन है प्रोस्पेक्टर में, ये विशेष है। उसके बाद में कौन सा अध्यादेश लागू होगा आरक्षण का, उसको भी बताऊंगा मैं आपको। 3 ऑर्डिनेंस चल रहे हैं, जेएनयू में कौन सा लागू है उसको भी बताऊंगा, ठीक है। यदि एमफिल के दौरान आपका कोई पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, आप चाहे किसी भी फैकल्टी के लिए अप्लाई करें, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोई बात करें, लेकिन जिस सब्जेक्ट से आपने एमफिल किया है उच्च डिग्री के दौरान यदि आपका कोई पेपर पब्लिश नहीं है और कम से कम 1 पेपर मांगा गया है आपका, ठीक है। यदि नहीं है, एमफिल के बेस पर पीएचडी में कंसीडर नहीं किया जाएगा आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर किसी भी भाषा में हो, आईएसएस नंबर या यूजीसी की जो केयर लिस्ट हो उसमें सबमिट होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा बेनिफिट, ठीक है। एक और चीज याद आ गई तो बता देता हूं,
जब आपका इंटरव्यू होगा ना, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और यदि आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी के हैं और एग्जामिनेटेड कैटेगरी का सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं होगा इंटरव्यू के वक्त या इंटरव्यू के दौरान, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इंटरव्यू से। धक्का लगा? फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जब आप पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे और यदि आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी के हैं, एग्जामिनेटेड कैटेगरी में कौन है मैंने आपको बताया था, अगर याद नहीं है तो फिर से मैं आपको बता देता हूं। जेआरएफ स्टूडेंट एग्जामिनेटेड रखे गए हैं, ठीक है ना, पहली चीज। और जो बच्चे जेआरएफ चाहे यूजीसी नेट का हो चाहे सीएसआईआर का जेआरएफ हुए बच्चे, आईसीएमआर, आईसीएआर, आयुष और डीबीटी के बच्चों को एग्जामिनेटेड रखा गया प्लस जेआरएफ। यदि आपके पास अपनी प्रमाणिकता का ये सर्टिफिकेट नहीं हुआ इंटरव्यू के वक्त, तो आपको इंटरव्यू के लिस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाम जरूर आएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। अब ऑर्डिनेंस की बात 1 मिनट लूंगा, उसके बाद वीडियो समाप्त। वीडियो अपलोड होने के बाद अपने सवाल जवाब भेज दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, आरक्षण में SC ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD, ये 4 ही कैटेगरी के बच्चे आरक्षण कैटेगरी में आएंगे। फिर से सुन लीजिए, SC ST OBC में नॉन क्रीमी लेयर और PWD, EWS को नहीं रखा गया है। इन चारों कैटेगरी के बच्चों पर आरक्षण का नियम 2016 का ऑर्डिनेंस लागू होगा। 2016 का ऑर्डिनेंस क्या है आरक्षण को लेकर वेबसाइट पर मिल जाएगा, जेएनयू की नहीं, भारत सरकार की रिजर्वेशन की जो साइट है उस पर मिल जाएगा। आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा क्या क्राइटेरिया है, कितने परसेंटेज आरक्षण की छूट मिली है, 15%, 7%। और यदि तकल्लुफ नहीं उठाना चाहते हैं ना खोजने का, उसका भी समाधान मैं आपको दे देता हूँ। और ये समाधान मेरा, मैं खाली बता रहा हूँ, ये समाधान आपको जेएनयू की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको जाकर पढ़ लीजिएगा। प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर मैंने आपको पहले बताया था 5 और 6, पेज नंबर 5, 6 बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आरक्षण की पॉलिसी, आरक्षण का एक्ट, आरक्षण का डॉक्यूमेंटेशन और किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज आरक्षण दिया गया है, डिटेल में जानकारी है, लेकिन इंग्लिश में है, पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ चीज छूट गई हो तो मुझसे बता दीजिएगा, तो कमेंट करके। लेकिन एक और लास्ट चीज सुन लीजिए, लास्ट चीज है आपके लिए, स्क्रीन पर देख लेता हूं प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया जेएनयू ने इस बार एरिया ऑफ रिसर्च को फिक्स कर दिया है। आप प्रोस्पेक्टर खोलिएगा पेज नंबर 21 के बाद से, ठीक है, उसमें कॉलम बना होगा पीएचडी प्रोग्राम, उसको चेक करिएगा। आपके सब्जेक्ट की पूरी डिटेल होगी, उसके बाद कुछ पॉइंट दिए होंगे नीचे आपके सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ का बता देता हूं, कुछ का बताऊंगा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, कि पीएचडी आप किस किस एरिया में कर सकते हैं। जैसे कि आप साहित्य के बच्चे हैं, ठीक है, तो पीएचडी साहित्य में आप कहानियों पे करेंगे, उपन्यास पे करेंगे, नाटकों पे करेंगे या आलोचनाओं पे करेंगे या किसी और काव्य शास्त्रीय विधा पर करेंगे, इस एरिया को फिक्स कर दिया है इस बार, ठीक है। और कौन कौन से एरिया है उसकी लिस्ट प्रोस्पेक्टर में दी हुई है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स पे काम करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आप वर्ल्ड इकोनॉमी पे काम करना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी पे काम करना चाहते हैं, या रिसेशन की इकोनॉमी के टाइम पीरियड पर काम करना चाहते हैं, या माइक्रो इकोनॉमिक पे काम करना चाहते हैं, या मैक्रो इकोनॉमी में काम करना चाहते हैं, ऐसे एरिया ऑफ रिसर्च इस बार दे दिए गए हैं, प्रोस्पेक्टर में है। और इसी प्रकार के एरिया ऑफ रिसर्च हर सब्जेक्ट के दिए गए हैं। बस मेहनत यही है, प्रोस्पेक्टर आपको पढ़ना होगा, क्योंकि 200 पेज से ज्यादा का प्रोस्पेक्टर है, याद रखिएगा। और किस पेज पर क्या क्या है मैं सब नहीं बता पाऊंगा, लेकिन प्रोस्पेक्टर का लिंक वेबसाइट पर है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हर वीडियो के अंत में प्रोस्पेक्टर का लिंक दिया गया है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड करके रखिएगा, जब तक आपका पीएचडी या एमए या एमफिल कंप्लीट, एमफिल हाँ एमफिल नहीं है इस बार, एमफिल के फॉर्म नहीं, क्योंकि एमफिल बंद कर दी गई है जेएनयू से भी, बहुत से विषय तो एमफिल नहीं है। और एक चीज और, जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है, मैंने ये नहीं बताया यार, ना बड़े सवाल आएंगे। वैसे तो सेकंड वीडियो में मैंने बता चुका हूं नेट जेआरएफ को किसको एग्जाम किया गया, लेकिन फिर रिपीट कर देता हूं। जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है और जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं, एमफिल क्वालिफाई है, उनको एग्जामिनेटेड नहीं किया गया है। जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं या जो एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको एग्जामिनेटेड नहीं किया गया है, उनको एंट्रेंस देना होगा, ठीक है। तो जेएनयू के ये फॉर्म के फॉर्मेट थे, अप्लाई जब फॉर्म आएगा तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को एक नए रूप में जब फॉर्म आ जाएगा ना वेबसाइट पर, कुछ एडिट करके, क्योंकि अभी तो जब डेट आएगी, फॉर्म आएगा, कुछ और करेक्शन होंगे प्रोस्पेक्टर में, तब एक और वीडियो आपको मिलेगा। मैंने कहा ना, इसलिए 2 वीडियो और मिलेंगे आपको, 2 हो सकता है 4 मिले, क्योंकि एंट्रेंस, इंटरव्यू और सिनॉप्सिस
वीडियो तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आप गलतियां करेंगे, और आप गलतियां करेंगे तो आपका साल खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका साल खराब हो। कुछ भी कह लीजिए, आपसे हमदर्दी कह लीजिए, आपसे लगाव कह लीजिए, आपका प्यार, आपका साथ, आपका विश्वास कह लीजिए, जो सूचनाएं हैं मेरे पास 5-6 यूनिवर्सिटी की 7-8 सालों की, वही आपको देना चाहता हूं। उसी के लिए बनाया है चैनल। वीडियो कैसा लगा हमें तो नहीं मालूम भैया जी बहनों जी, हमें नहीं पता वीडियो हमने बकवास की या आपको बेइज्जत किया या अपनी बकवास आपको सुनाई। अपने सवाल भेज दीजिएगा, लाइक डिसलाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अपनी बुद्धि समझ विवेक से कर लीजिएगा। किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सूचना छोड़ दीजिएगा, सर्च करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, और लगता है वीडियो बनाने लायक है तो वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए पुस्तक के पास रहिए, परिवार के पास रहिए, सीखते रहेंगे जब तक, जीतते रहेंगे तब तक। जय हिंद, जय भारत।